गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में अब आज हम देखेंगे 19वां चैप्टर 19 चैप्टर जिसका नाम है महाकवि कालिदास। इसके राइटर है नरपत बारहट हड़वेचा और साहित्य का प्रकार है जीवनी। जीवनी यानी किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित लिखी हुई रचना। राजस्थानी संस्कृति की शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA PhD की उपाधि प्राप्त की। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। इनकी विशेष कृति काल लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने के यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। महाकवि कालिदास, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। संस्कृत के सबसे पुराने सबसे प्राचीन कोई लेखक है तो वो है महाकवि कालिदास। महाकवि कवियों में भी जो श्रेष्ठ है वो है महाकवि कालिदास। तो उनके जन्म के बारे में उनका परिचय तो कहा जाता है, कालिदास जो थे वो हमारे संस्कृत साहित्य के महाकवि के रूप में माने जाते थे। और स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। अब तो हमको इतनी छोटी सी पोएम भी अगर लिखी हो तो उसके नीचे अभी हम हमारा नाम लिखते। कोई भी कवि या कोई भी लेखक हो, कोई भी राइटर हो, अगर उसने थोड़ा सा भी साहित्य अगर लिखा हो तो उसका नाम अवश्य लिखा हुआ होता है। लेकिन ये महाकवि जो थे उन्होंने कहीं भी अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। कहा जाता है कि उनके बाद में जो कवि हो गए और उनमें उन्होंने लिखी हुई जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के आधार पर हमें पता चलता है, उनसे अनुमान लगाया जाता है सिर्फ, यानी उनका पूरा कहा नहीं जा सकता कि यही उनका जन्म स्थान है या यही उनकी बर्थ है। लेकिन उनकी रचनाओं के आधार पर हमें सिर्फ इतना ज्ञात होता है कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं। पूरी जानकारी हमें कोई भी पुस्तक में ऐसी मिलती नहीं है। हर्षचरित जो महाकवि बाण की रचना है, महाकवि बाण का जो हर्षचरित है उस हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं, क्योंकि बाण जो है वो भी संस्कृत साहित्य के बाण, भरवी, ये कालिदास बहुत सारे संस्कृत साहित्य में बहुत ही पॉपुलर एवं प्रचलित कवि हो गए। तो बाण ने लिखा हुआ है हर्षचरित, तो हर्षचरित से पता चलता है उनमें उनका उल्लेख किया हुआ है। इनके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये उनसे पहले हुए होंगे। यह कौन सा विक्रम है, इस बात के अभी तरफ इस बात का भी यहाँ पर कालिदास से बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है, विक्रम। लेकिन ये कौन सा विक्रम, हमारे इतिहास में तो बहुत सारे विक्रम हो गए, विक्रम राजा, तो यहाँ पे कौन सा विक्रम यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक।
तो यहाँ पे उन्होंने उनके अभिभावक के रूप में एक जगह पर विक्रम का उल्लेख किया है, लेकिन यह कौन सा विक्रम ये भी पूरी तरह नहीं पता चलता। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। यानी कौन सा? तो राजा विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य राजा कौन थे? तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो उज्जैन के राजा थे और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। यहाँ पे उज्जैन में उनका जन्म कालिदास का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि राजा उस समय विक्रमादित्य, पूरे भारतवर्ष पर विक्रमादित्य का शासन था और विक्रमादित्य के शासन के कारण सभी तरह की कला, संस्कृति और साहित्य को की उन्नति भी उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। इसी से उन्हें इसी राजा विक्रमादित्य के साथ जोड़कर और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों में और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। बहुत सी कथाएं ऐसी है। लोक कथा, पहेली, जोक्स टाइप पहेली होती है, कुछ निष्कर्ष उसमें से हमको मिलता है। फिर है लोक कथाओं, तो ऐसी बहुत सी बोधप्रद कथाएं होती थी जो और इन्हीं के कारण उनकी जो विद्वता थी, उनकी जो चमत्कारिक प्रसंग उनमें वर्णित होते थे, उन वर्णित प्रसंगों के आधार पर पता चलता था कि वो उनकी विद्वता कितनी महान थी। यानी पूरी तरह कोई पता नहीं चलता कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, लेकिन उनकी की हुई रचनाओं के आधार पर सिर्फ अनुमान लगाकर पता चलता है कि वो राजा भोज के समकालीन वो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुए होंगे और राजा विक्रमादित्य और राजा भोज वो दोनों समकालीन यानी एक ही समय पर शासन करने वाले। जन्म और परिचय, तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईसा पूर्व 365 ईसा तथा निधन 445 ईसा माना गया है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी आज का जो उज्जैन है, जो मध्य प्रदेश स्थित है, महाकाल ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है वो उज्जैन माना गया है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ते हुए पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। देखो मेघदूत, यहाँ पे कवि कालिदास की एक रचना है मेघदूत। मेघदूत वो खंड काव्य है जिसमें एक यक्ष जो शापवश अलकापुरी से, स्वर्ग की अलकापुरी से उनको पृथ्वी पर भेजा जाता है, तब वो अपनी प्रिया को, विरहिणी यक्ष अपनी प्रिया को संदेश मेघ यानी बादल से वो संदेश भिजवाता है और उन्हीं का वर्णन उस खंड काव्य में है। संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य हैं जो सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। उन 5 महाकाव्यों में से 2 है वो किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। एक है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। कुमार संभवम जो कार्तिकेय शिव पार्वती के विवाह से लेकर, देवताओं ने शिव पार्वती का विवाह करवाया, वहाँ से लेकर कार्तिकेय का जन्म और वहीं पर तारकासुर का वध, वहाँ तक की कथा वर्णित है, वो है कुमार संभवम। बाद में है रघुवंश। तो रघुवंश जो है वो राजा रघु से लेकर रघुवंश का लास्ट जो नायक बताया गया है अग्निवर्ण,
उन सभी राजाओं का वर्णन, उनका समय सभी उस रघुवंश में वर्णित है। तो ये 2 महाकाव्य, 5 महाकाव्य में से 2 महाकाव्य की जिन्होंने रचना की है वो है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ये उज्जैन नगरी का माना गया है। किसके आधार पर? तो यहाँ पर मेघदूत जो उनका खंड काव्य है, जो विरहिणी, विरह में यक्ष है, वो अपनी प्रिया को संदेश भिजवाता है। तो साउथ ले लेकर वो वहाँ से बादल जो गुजरते हैं उनको उत्तर तरफ, दक्षिण से लेके उत्तर तरफ जो बादल जा रहे हैं तो उनमें सभी प्रांतों का, सभी स्थलों का सूक्ष्म एवं बहुत ही नयन रम्य वर्णन उन्होंने लिखा हुआ है। किसी स्थान का, किसी घटना का अगर हमें उनमें विवरण करना हो, अच्छे से लिखना हो, तो हमें वो देखा हुआ होना चाहिए। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया होगा। इसी के आधार पर उन्हें सभी प्रांतों की पूरी अच्छी जानकारी, सभी दर्शनीय स्थानों की, सभी ऐतिहासिक स्थानों की उनको पूरी जानकारी होगी। जैसे जैसे वो उत्तर तरफ आते थे दक्षिण में से, तो वैसे वैसे वहाँ के जो भी प्रांत होते थे उनकी उनको पूरी जानकारी थी। सबका उसमें सूक्ष्म निरीक्षण पूर्वक वर्णन मिलता है। बाद में उन्होंने बादल से विशेष अनुरोध करके कहा है कि वो उज्जैन नगरी से गुजर कर आगे बढ़े। थोड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ से जाए तो उस मेघदूत में कालिदास ने उज्जैन नगरी का जो वर्णन किया है, इसी से अनुमान लगाया गया है कि वो निसंदेह ही वहाँ के रहने वाले होंगे। और लंबा रास्ता पड़ते हुए पर भी उधर से जाने के लिए बादल को अनुरोध किया है। उज्जैनी यानी उज्जैन उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। और जिस समय की ये बात है तो उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था यानी शासन था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलवाया था। विक्रम संवत जो है एक कालगणना, अभी हमारे भारत में विक्रम संवत भी चलता है और ईस्वी सन जो यीशु ख्रिस्त के समय से जो भी ब्रिटिश कंट्रीज सब है उनमें ईस्वी सन चलता है। जो भगवान यीशु हो गए, ईसाइयों जो होते थे, ईसाइयों के भगवान थे यीशु ख्रिस्त, उनके जीवन समय से जो कालगणना हुई वो ईस्वी सन कहलाई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में विक्रम संवत की गणना करवाई थी। वहाँ से उन्होंने अपनी काल गणना करानी शुरू की, वो अभी भी चल रही है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्य काल का ठीक ठीक पता चलता है। और उन्होंने अपने शासनकाल में जो कॉइन, जो पैसा, जो करेंसी थी वो उन्होंने सोने के सिक्के बनवाए थे। और इसी से हमको पता चलता है कि उस समय देश की समृद्धि कितनी होगी, उतनी कभी नहीं हुई। उनकी जो शासनकाल में जितना साहित्य कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं। एक से बढ़कर एक साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में हुई थी। जितना वैभव उस समय देश में था उस समय अन्य कहीं पर था नहीं। भारत से बहुत सी चीज़ जो होती थी वो बाहर जाती थी और वहीं से बहुत सी चीज़ें थी जिसमें निकास होती थी। और बहुत ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें से सोना चांदी वो विदेश से भारत आते। बहुत से ऐसे बंदरगाह होते थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक माध्यम था। इतना वैभव देश में था और इसी वैभव से आकर्षित होकर बहुत से
जगह पर बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए भी आते थे, ऐसा हमें हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो ऐसे साहित्य की उन्नति किसके कारण हुई? तो महाराजा विक्रमादित्य के काल में, क्योंकि उन्होंने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया, और जिसको हम प्रोत्साहित करते हैं उसको हम उसी से ही अच्छे अच्छे साहित्यकार उभर कर आए, और उन्होंने अपने दरबारी कवियों में भी उनको स्थान दिया था। अपने पूर्व जीवन में ये कालिदास की बात हुई, तो कालिदास जो थे वो अपने पूर्व जीवन में बहुत बड़े मूर्ख थे। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले जो कालिदास थे वो इतने महान कैसे हुए? और सर्वश्रेष्ठ विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ कवियों थे उनमें कालिदास के अतिरिक्त और 8 कवि भी थे जिन्हें नवरत्न कहलाते थे। जैसे अकबर के शहंशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए थे, वैसे ही यहाँ पे तो सिर्फ संस्कृत साहित्य के 9 कवि माने जाते थे, 9 रत्न, 8 दूसरे और 9वें ये थे कालिदास। जो 9 रत्न कहलाते थे, तो ये पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास इतने महान कवि कैसे हो गए? इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प और रोचक कहानी है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वह युवावस्था तक निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठे थे उसे ही काटते थे, और निरक्षर होने पर भी इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए? इसके पीछे एक बड़ी और विचित्र रोचक कहानी थी। क्योंकि बुद्धू थे पूर्व जीवन में, तो ऐसे महाकवि कैसे बन गए? निरक्षर, निअक्षर, जिसे थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान नहीं है, जिससे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो ये ऐसे महाकवि कैसे बन गए? तो इसके पीछे भी एक कहानी थी। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी गुणवती, रूपवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वो बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। जितनी सुंदर दिखती थी उतनी ही गुणी थी, और गुणों के साथ साथ वो उतनी ज्ञानी ही थी। राजा की पुत्री राजकुमारी थी, जिसके कारण उसे अपना ज्ञान का बहुत घमंड था, और उसने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा की रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, घोषणा यानी उसने एक जाहिरात ऐसी करके रखी हुई थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा, क्योंकि उसने सभी शास्त्र अच्छे से पढ़े हुए थे, तो उसको बहुत नॉलेज भी था। तो उसका कहना था कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, जिसके भी साथ उसको शादी करनी होगी, वो पहले उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, उसके ही साथ वो अपना विवाह करेगी। जैसे जैसे इस घोषणा की जानकारी पास पड़ोस के देशों में फैलती गई, तो वहाँ के राजकुमार, पंडित, ज्ञानी लोग उससे विवाह करने के लिए शास्त्रार्थ में आने लगे। लेकिन सभी को दुख और ग्लानि का अनुभव होने लगा। तो यहाँ तक हम आज देखेंगे। इसके बाद का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।